Good evening, guys. Am I audible to everyone? Okay, thank you, Rohit. And others, can you confirm? Am I audible to everyone? Thank you, Ashwini. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Thank you for the confirmation. We'll wait for initial 5 minutes and then we will begin with our session. Okay, so just hang on there for 5 minutes. Thank you. जॉईन झालं? Okay. Yeah, there are some people who are asking some queries. Who has put their hand up? Hamsa Nagraj. Hamsa Nagraj, any query?
Hamsa Nagraj, are you there? Okay, Rajendra. Rajendra Singh, any query? Rajendra Singh, you're mute. You haven't, let's say, unmuted your mic, and your hand is up there. Is there any query? नो सर, नो एक्वायरी। ठीक है, ठीक है। तो जो आपने हैंड रेस किया है ना, उसको लोअर कर दो ना, ताकि फिर अगर कुछ और होगा तो उनको मैं अटेंड कर सकूं। ओके सर। ठीक है। Anyhow, uh, okay, there are lots of people who are joining for the first time after the demo. So yesterday we already have covered this part, but still, people who have joined for the first time and who are looking to understand what exactly we are going to learn over here and how we are going to learn on basis of, let's say, further demos. So we'll be conducting this session according to that. This is again a real part. This is not a demo. This is not exactly, let's say, just to showcase. It is part of your session only. Okay. So please understand it in a proper way, proper manner, that how it works. Okay. So आपको कुछ स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़े से कुछ चीजें आपको यहाँ पे हाईलाइट कर दूं, सो एनीवन हु विल बी अगेन कमिंग विद द सेशन विल अंडरस्टैंड दैट। मेक श्योर कि आप स्टार्टिंग के 10 मिनट्स में, ओके, स्टार्टिंग के 10 मिनट्स के अंदर अंदर आप लॉग इन कर लो। आफ्टर 10 मिनट्स आई कैन नॉट एश्योर कि आपको, क्योंकि जहाँ पे जो पॉपअप होता है मैसेजेस, कोई वेट कर रहा है लॉबी में कुछ है, तो अगेन 10 मिनट इज मोर देन इनफ। इनिशियल 5 मिनट्स इज इनफ, बट स्टिल 5 मिनट ठीक है, कंसिडर कर सकते हैं। इसे पॉपअप आता है ना, देखो ऐसा ये पॉपअप, ये पॉपअप आएगा और मैं अलाउ करूंगा या फिर मेरे से हो पाएगा, आई एम नॉट एश्योर विद दैट। या स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट है, मैं उसको एंटरटेन करूंगा, फिर मैं उनको ले भी लूंगा। दो देयर कुड बी एनी रीजंस फॉर दैट, बट अगेन स्टार्टिंग के है 5 से 10 मिनट, उसी को मैं प्रायोरिटी दूंगा। आफ्टर दैट आई एम कैन नॉट एश्योर, मैं नहीं कहूंगा कि मैं किसी को लूंगा नहीं, मैं नहीं कहूंगा किसी को लूंगा, बट आई कैन नॉट एश्योर कि मैं वो अटेंड कर पाऊंगा। दूसरा, अटेंडेंस फॉर श्योर रहेगा, आप लोगों का अटेंडेंस लिया जाएगा इन बिटवीन हाफ एन आवर या फिर 1 घंटे के बाद में, या फिर स्टार्टिंग सेशन एंडिंग के आधे घंटे पहले, कुछ ऐसे जो भी कभी भी वेर एवर आई थिंक आई शुड बी टेकिंग इट, मैं वो अटेंडेंस ले लिया करूंगा और पोस्ट कर दिया करूंगा, ताकि क्या होगा कि हम अटेंडेंस फॉलो कर सके, कौन है कौन नहीं है ना, दैट वुड बी देयर। और रही बात कुछ क्वेरी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल चलो डेटा प्री प्रोसेसिंग अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, इफ आई एम टीचिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट एट द इनिशियल से, और लेट्स से दिस विल बी आवर पार्ट ऑफ जर्नी, बिकॉज दिस इज होल व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। सो उसके बीच में हो सकता है कि कुछ पर्टिकुलर टॉपिक उसमें है जिसमें आपको कुछ क्वेरी हो। अगेन इफ आई एम स्पीकिंग, डू नॉट इंटरप्ट इंस्टेंटली। इंटरप्ट करना कोई बुरी बात नहीं, मैं उसके बारे में नहीं कह रहा हूँ, बट द थिंग इज, अगर मेरा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो माइट भी शायद आपको उसी में आंसर भी मिल जाए। तो हो सकता है कि इंटरप्ट करने की वजह आपको क्या करना है, हैंड रेज कर देना है। हैंड रेज कहाँ से करोगे, देखो आपके पास में ऑप्शन है, ओके, ये आप दिस ऑप्शन हो गया आपको यहाँ पे चैट में, ये यहाँ पे ना दिखा, तो आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन होता है, आप यहाँ पे आओगे पीपल्स केस में, देखो यहाँ पे ना रेज करके देखो हैंड है, ये आपके साथ में हमेशा यहाँ पे मिलेगा रेज हैंड। तो इसको आप रेज हैंड कर दोगे तो मुझे वहां पे पॉपअप हो जाता है कि अरे एक पर्टिकुलर कोई बंदा है, फिर कोई जो भी बंदी है उसको क्वेरी है, वो वेट कर रहा है, तो उस हिसाब से मैं आपको कॉल आउट करके नाम, मैं आपका क्वेरी भी सॉल्व करने को करूंगा। ओके, सो डोंट टेल अबाउट इट, क्वेरीज को हम ऐसे निगलेक्ट नहीं करेंगे, बट अगेन थोड़ा पेशेंस रख के आगे बढ़ेंगे। ओके, दैट्स ऑल। ठीक है, अगेन रिकॉर्डिंग्स के लिए क्वेश्चन हो सकता है कि सर जो हम सेशन लेने वाले हैं या फिर जो सेशन हम करेंगे उसके रिकॉर्डिंग्स, उसके रेफरेंसेस मुझे कहाँ से मिलेगा, क्योंकि हो सकता है कि किसी दिन पर्टिकुलर किसी एक रीजन की वजह से शायद सेशन अटेंड ना कर पाए, या फिर पिछला सेशन किसी कारण की वजह से छूटा होगा, इंटरनेट कनेक्शन के इश्यूज भी हो सकते हैं, बहुत सारे रीजन है। तो उस समय में हमें वो रेफरेंस कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, आपको आपके पीओसी, पीओसी मतलब क्या, अगेन लेट मी एक्सप्लेन। पीओसी इज नथिंग बट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये पर्सन है जिन्होंने आपका एडमिशन कराया। ओके, जिन्होंने क्या किया, आपका एडमिशन कराया है, वो पर्सन के बारे में बता रहा हूँ मैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर्सन, बिकॉज वो क्या है, वो आपको कंपनी के रिलेटेड, मतलब जो जहाँ पे आपने रजिस्टर किया है उसके रिलेटेड भी आपको उन्होंने बताया है, इस सेशंस के बारे में, फिर इस कोर्स के बारे में भी आपको बताया है। टेक्निकल एस्पेक्ट्स में मैं देखूंगा, बट जहाँ पे प्लेसमेंट है बाकी चीजें वो आपको वो बताएंगे, जैसे अकाउंट बनाना है, रजिस्टर करना है ना, उन्होंने देखा है। सो अगेन आपको उनसे कांटेक्ट करना है पीओसी से, उनको आपका ईमेल आईडी क्या करना है, आपको उनको आपका ईमेल आईडी शेयर करना है। बेस्ड ऑन दिस ईमेल आईडी आपको लिंक शेयर किया जाएगा, जो सिर्फ और सिर्फ ईमेल, इस ईमेल आईडी को ही अलाउ किया जाएगा कि आप उस वेबसाइट पे या फिर उस लिंक पे जाके, आप या ड्राइव पे हो कहीं पे भी हो,
वहां पे आप एक्सेस कर पाओगे उस रिकॉर्डेड वीडियोस को। अगेन आपको सिर्फ व्यू का ऑप्शन दिया जाएगा। ओके, यू कैन नॉट डाउनलोड, यू कैन नॉट एडिट, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। अब बोले ऐसे क्यों सर, बताता हूँ। विथ प्रीवियस नॉलेज और विथ प्रीवियस एक्सपीरियंस हमने देखा है कि बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि जब व्यू नहीं था स्टार्टिंग में तो रिकॉर्ड डिलीट हो जाना, कुछ नोट्स अगर दिया, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करते तो वो डिलीट हो जाना या निकल जाना। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि फिर वो वापस से रिकॉर्ड करके डालना, इट इज वेरी डिफिकल्ट। ओके, सो आपको व्यू दिया है। हाँ, आप व्यू करते समय वीडियो रिकॉर्ड कर लो, सेव कर लो सिस्टम में, वो आप कर सकते हो, दैट इज फ्रॉम योर साइड। ओके, ये टोटल चीजें ऐसे हैं जो आपको फॉलो करना है। सेशंस हमेशा ध्यान रखिएगा मंडे टू फ्राइडे ये आपके सेशंस रहेंगे। ओके, कितने बजे से रहेंगे? 7:30 PM से मैक्स 9 PM तक आपका सेशन रहेगा। ओके, अब इसमें क्या है, स्टार्टिंग 7:30 से 9 PM के बीच में, लेट्स से हो सकता है 8:50 या 8:55 तक सेशन चलेगा, जिसमें कि आपको बाद में क्वेरीज होगी कुछ, तो वो भी रिजॉल्व करके दिया जाएगा। डिपेंड्स ऑन कि अगर 5 मिनट में हो जाता है तो 5 मिनट सॉल्व कर देंगे, अदरवाइज आपको बाद में ऑप्शन दिया जाएगा। यस, ओके। अच्छा, एक हाथ ऊपर किया था उन्होंने, बाद में उन्होंने निकाल दिया, आई डोंट नो, मतलब शायद रिजॉल्व हुआ है कि नहीं, है अभी भी क्वेरी? हेलो, हाँ बोलिए। गुड इवनिंग सर। हाँ बोलिए ना, बोलिए मैम। सर मॉर्निंग का सेशन नहीं है? मॉर्निंग का सेशन अभी तक तो स्टार्ट नहीं किया है, बट प्रोबेबली देखेंगे अगर उतना मतलब रिस्पांस है, क्वांटिटी में लोग आते हैं, क्वांटिटी मतलब मैं 10 मतलब 100-200 का बात नहीं कर रहा, बट अगेन एटलीस्ट एक सेशन, एक ग्रुप स्टार्ट करने का तो हो सकता है, बट राइट नाउ अभी तो नहीं है मैम। अच्छा। आपका टाइमिंग और मैच नहीं होता है बैच, कुछ इशू? हाँ एक्चुअली छोटा बेबी है ना मेरा, तो ओके ओके शाम में जगता है ऐसा। ओके ओके ओके। और बैच कब से स्टार्ट होने वाली है? बैच अभी कल से रेगुलर हो जाएगा ना, आज ही रेगुलर था। जिन अभी जैसे कुछ लोग, जैसे आप लोग नए लोग जो जितने भी आए हैं, उन्होंने प्रोबेबली कल या रजिस्टर किया है ना रिसेंटली, तो कल हाँ एक्चुअली हाँ। स्टार्ट हो गया था। कल जो सेशन आज मैं आज पढ़ाने वाला वो कंप्लीट हो चुका है, आज से रेगुलर ही था, बट अगेन जो नए हैं उनको फिर से एक बार पढ़ाना है, तो इसलिए आज का सेशन हमने रिपीट रखा है जो कल का ही है। कल से रेगुलर ओके स्टार्ट हो जाएगा। ओके। एनी अदर क्वेरी? नो सर। ठीक है, फाइन, थैंक यू। सो मंडे से लेके फ्राइडे तक आपका सेशन है जो 7:30 से लेके 9 तक चलेगा। बाकी रहा सैटरडे और संडे, ये जो आपके 2 दिन है, सैटरडे संडे, आपको दिया जाएगा असाइनमेंट्स। ओके, आपको दिया जाएगा असाइनमेंट्स, उस असाइनमेंट्स को आपको कंप्लीट करना है, वर्क करना है उस पर, और आपको आंसर सबमिट करने हैं। अगेन आर्बर में ऐसा कोई डिफाइन नहीं कर रखा है कि आपको 2 दिन में ही कंप्लीट करके असाइनमेंट सबमिट करना है, ऐसा कोई मतलब रूल नहीं है, फिर ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, बट जितना हो सके उतना करोगे तो बेटर है। अगेन इसका मतलब ये नहीं कि हम एक ही असाइनमेंट को 10-10 12-12 दिन लगा रहे, डोंट टेक दैट मच ऑफ टाइम ऑल्सो, बट अगेन इसका रीजन क्या है, बहुत सारे लोग प्रोफेशनल होते हैं, बहुत सारे लोग वर्क कर रहे होते हैं, तो टाइम का थोड़ा कंसर्न होता है। पीपल हु आर राइट नाउ दे आर नॉट वर्किंग फॉर एनीवेयर, मेक श्योर कि थोड़ा डेडिकेशन ज्यादा दे सकते हैं, तो वो आपका जितना जितना जल्दी से उतना सबमिट कर दिया करें। ओके, दैट इज व्हाट टोटल डेज और लेट्स से द वीक विल बी गोइंग ऑन। रही बात पीडीएफ, जैसे आज मैं आपको एक पीपीटी पढ़ा रहा हूँ अभी, अब पीपीटी का ना आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, डोंट वरी अबाउट इट। ये जो पीडीएफ पीपीटी जो मैं आपको दे रहा हूँ, डिटेल जो शेयर कर रहा हूँ, नॉलेज, ये आपको एज ए पीडीएफ फॉर्मेट में शेयर हो जाएगा। अगेन दिस इज नॉट इनफ, मैं आपको भी बता दूं, दिस इज नॉट व्हाट ऑल विल बी इनफ फॉर योर करियर और फॉर योर नॉलेज। यू हैव टू क्रिएट योर ओन नोट्स, दैट नोट्स विल बी कंसिडर एज अ रनिंग नोट्स। रनिंग नोट्स मतलब क्या होता है, मैं बता रहा हूँ, आप लिखते जा रहे हो, आप कुछ उसमें आइडेंटिफाई करते हो, नोट्स बनाते रहते हो ना, तो फटाफट लिखना, उसको कहते हैं रनिंग नोट्स। तो आपको आपके रनिंग नोट्स बनाने पड़ेंगे, उसके ऊपर से आपको अच्छे नोट्स बनाने होंगे। हाँ, उस नोट्स को बनाने के लिए आपके आपके पास में पीडीएफ रहेगा, ताकि हाँ क्या पढ़ाया था क्या नहीं है, रिकॉर्डिंग्स रहेंगे, देयर रेफरेंस यू विल हैव, बट यू हैव टू मेक योर रनिंग नोट्स। ओके, ये ध्यान रखिएगा। So let us begin. Again, my name is Deepak Bhatlavani. I am a data scientist who is working, let's say, as a freelancer. Basically, मैं freelancer का काम करता हूँ. Different industries from past 10+ years के experience से देखोगे तो manufacturing, health and care. In manufacturing में देखोगे तो NRB कंपनी जो आपने सुना होगा, bearings के लिए बहुत फेमस है. देन सीरम कंपनी हेल्थ केयर के है, उसके लिए भी है.
देन चोलामंडलम यू माइट बी नोइंग, ऐसे तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग कंपनीज के साथ में, BMW आपको पता है इसके साथ में मेरा टाई अप था, अगेन फॉर डिफरेंट रीजंस। बट अगेन ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज से होके हुए फिर अगेन जहाँ पे मुझे पता चला कि एज अ डेटा एनालिटिक्स, पहले डेटा एनालिटिक्स ऐसे कुछ ऐसे रोल नहीं था, अर्लियर इट वाज और लेट्स से स्टैटिस्टिशियंस। उसके बाद में फिर पता चलेगा अरे डेटा एनालिस्ट करके रोल आया है नया, उसके बाद में फिर डेटा साइंटिस्ट भी आया, उसके बाद में फिर अभी BI भी आया है। सो एवरीथिंग इज लेट्स से पॉपिंग अप स्लोली स्लोली एंड वन बाय वन, इजंट इट? तो हियर as a data scientist, I have knowledge regarding projects, I have regarding knowledge regarding BIs and data analytics also. Again, data analytics is a core place. डेटा इंजीनियरिंग के बारे में मुझे नहीं पता है बिकॉज आई हैवंट गॉन थ्रू दैट फेज, टू बी फ्रैंकली उसमें कोई डिनाई करने का मुझे शर्म नहीं है, बिकॉज कभी मुझे चांस नहीं मिला, रादर आई हैवंट हैव दैट मच ऑफ इंटरेस्ट इन दैट। ओके, सो कभी भी ध्यान रखिएगा मार्केट में इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डेटा, डेटा विल बी सेग्रीगेट इन 3 मेजर एस्पेक्ट्स। वन विल बी कंसिडर एज अ डेटा इंजीनियर, DE जिसे कहते हैं, और फिर होता है डेटा एनालिटिक्स, ओके, और फिर होता है आपका BI। अब बोल के डेटा साइंटिस्ट का आ गया। सी, if you have knowledge of data analytics, if you have let's say knowledge of data engineer and BI, obviously इसके ऊपर आप जब जाओगे ना तो DS डेटा साइंटिस्ट ही होता है, ओके, बेस्ड ऑन दैट, क्योंकि डेटा साइंटिस्ट में भी अलग अलग जॉब रोल्स या फिर अलग अलग उसमें से उसके ब्रांचेस होते हैं। इसके बाद में क्या आता है फिर AI, ओके, सो इस तरह से वो आगे जाके बढ़ते जाएंगे। ओके, अगेन DA और BI, क्या इनका नॉलेज रेलेवेंट सेम होता है सबके लिए? नहीं, सेम नहीं होता है, उसके प्रोसेसेस में अलग अलग होते हैं, बट टूल्स और जो यूज करते हैं वो टूल्स वगैरह नॉलेज के बेसिस में, तो टूल सबका मोस्ट ऑफ ऑल सेम होता है। आपने बहुत सारे सुना होगा, एक्सेल, MySQL, पाइथन, पावर BI, है ना, ये सब चीजों को थोड़ा सेम होता है उन चीजों का टूल के लिए। उसमें उनके अलग एप्लीकेशन है, उनके प्रोसेस अलग होगा, बट टूल्स बहुत सारी जगह पे आपको सेम मिलेंगे। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट डेटा एनालिस्ट, जो आपका बेसिक रोल है, डेटा एनालिस्ट का काम क्या होता है? जो आपको डेटा दिया गया होता है, जो डेटा दिया गया होता है, उस डेटा को इतना अच्छा, इतना क्लीन, इतना परफेक्ट तो नहीं कह सकते, बट इतना आपको प्रॉपर बना के दे कि जो भी आप अजम्पशन करोगे उस पे से, जो भी आप आउटकम निकालोगे, जो आपका रिजल्ट आएगा, क्या होगा? इट शुड बी वेरी मच प्रिसाइज। एक्यूरेट नहीं कह रहा हूं मैं, अगेन आप बोलोगे सर एक्यूरेट क्यों नहीं कह रहे हो? द थिंग इज एक्यूरेट समटाइम, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने आंख बंद करके अगर शूट किया तो शूट उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लगना, इट्स कोइंसिडेंस, बट इट विल बी सेड एज एक्यूरेट बिकॉज पॉइंट पे लगा है। सेकेंड टाइम वही होगा क्या? कैन नॉट बी सेड ऑफ दैट, कैन नॉट बी श्योर अबाउट इट ऑल्सो। बट पर्सन हु इज शूटिंग कॉन्स्टेंटली नियर टू दैट पॉइंट और दैट पर्टिकुलर बुल्सआई, दैट पर्सन इज अ प्रिसाइज, इजंट इट? वो हमें ज्यादा रिक्वायर्ड है। कभी कभी या फिर एकदम से कभी एक बार आने वाला रिजल्ट नहीं चाहिए, इट शुड बी कंटिन्यूस। सो प्रिसाइज होना चाहिए आपका रिजल्ट। That is only possible when you do proper, or let's say when you do good data pre-processing process on a data. So we are going to understand this. Everything, every tool that we have mentioned will be focusing on this particular term, data pre-processing. क्या होता है? Okay, so this is how we'll be working on. So let us go on. Now जिसमें आपको कहा कि मार्केट में DA, BI और BA, इन तीन चीजों का आपको हमेशा रोल्स के बेसिस में देखने को मिलेगा रिक्वायरमेंट्स। और बहुत सारी जगह पे टूल्स बोलो, JD बोलो, उनका ना बहुत सारा सेम होता है, बिकॉज टूल सेम है तो आपको लगता है कि हाँ सेम ही होगा, उसमें क्या डिफरेंस होगा। दो इन फ्यू कंपनीज, और लेट्स से एट इनिशियल लेवल, जूनियर लेवल पे देखोगे, जहाँ पे इनिशियल स्टेज में वो फ्रेशर्स को ले रहे हैं, वहां पे ज्यादा डिफरेंस नहीं है, देर नॉट बी हैविंग एनी ह्यूज डिफरेंस ओवर देयर। बट जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता जाता है, इसमें आप स्पेशलिस्ट होते जाते हो, तो इट डज डिफर इन अ ह्यूज वे। नाउ बोथ रोल, यहाँ पे DA और BI की बात कर रहे हैं, दो दे वर्क ऑन बोथ ऑन डेटा ओनली, दोनों डेटा पे वर्क करते हैं, पर दोनों में डिफरेंस क्या है? जहां पे बात आती है रॉ डेटा की, उस रॉ डेटा को अच्छे से निचोड़ के, क्लीन करके, वर्कआउट करके, प्रॉपर एक फॉर्मेट में लाके जो एनालिसिस करता है उसे कहते हैं डेटा एनालिस्ट। उसके बाद में जो क्लीन डेटा हो जाता है, जब डेटा क्लीन हो जाता है, प्रोसेस हो जाता है, अच्छा हो जाता है, रिक्वायर फॉर्मेट में आ जाता है, तब BI क्या करता है? उस पर एनालिसिस करता है। सो दोनों के अलग अलग एस्पेक्ट्स है। अब मैं अगर थोड़ा सा और क्लियर करूं उसे, तो कस्टमर है, कस्टमर ने क्या पूछा? सर मेरा एक XYZ प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या करो, मेरे पास जो डेटा है उसको ना, उसको एनालिसिस करके मुझे बताइए। अगर डेटा आने के बाद में वो प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, वो प्रॉपर मेथड या फिर प्रॉपर
स्ट्रक्चर में नहीं है या फिर प्रॉपर डिटेल्स जो होने चाहिए जिस तरह से होने चाहिए, उस अगर वैल्यू वगैरह सब प्रॉपर नहीं है, तो आपको डेटा एनालिटिक्स का हेल्प लेना पड़ेगा, डीएआई का रोल का. बट if it's coming from let's say source where it is already been defined, आपको याद होगा ETL प्रोसेस, और प्रोबेबली किसने सुना है तो ठीक, अदरवाइज नहीं सुना तो बता देता हूँ. एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड. मतलब क्या होता है? एक्सट्रैक्ट करना डेटा को, ट्रांसफॉर्म करना, एंड देन क्या करना? लोड करना. नाउ ये इसका मीनिंग क्या है? दिस मीन्स दैट आपको वेयरहाउस नाम सुना होगा आपने, वेयरहाउस. नहीं भी सुना है तो बता देता हूँ, डोंट वरी. वेयरहाउस मतलब क्या है? एक प्रोसेस का नाम दिया है वो, जिसमें क्या होता है? ETL प्रोसेस होता है. ETL प्रोसेस क्या करता है? एक जगह में कहीं डेटा होगा आपका, ओके, वो डेटा हम लेंगे और हम क्या करेंगे? एनालिसिस के लिए यूज करेंगे. बट यूज करने से पहले बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें मिसिंग वैल्यू होती है, कहीं पे डेटा जो दिया है प्रॉपर नहीं होता है, जो डेटा टाइप है वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन ने नहीं फीड किया होता है, बहुत सारे डुप्लीकेट वैल्यू, जैसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं उसमें. तो उसको डेटा प्री प्रोसेस करके या फिर क्लीन करना डेटा. ओके, डेटा को क्लीन करना किसका काम होता है? वेयर हाउस का होता है. तो डेटा लेता है, डेटा को क्लीन करता है. क्लीन करने के बाद में अब आप विजुलाइज कर सकते हो. सो वेयर हाउस क्या करता है? ETL प्रोसेस करता है और फिर आपको विजुअलाइजेशन लोड करने के लिए, ताकि आप विजुलाइज करो उसको, उसमें से डेटा को इंटरप्रेट करो, उसके एनालिसिस करो और आपको आगे डिसीजन देने के लिए फ्री हो जाए. तो जो वेयर हाउस का काम है ये ETL प्रोसेस है, और जो डेटा एनालिटिकल एस्पेक्ट है जो बंदा करता है वो ये है ना, जो वेयर हाउस काम करता है वो काम कर रहा होता है. अगेन, ट्रांसफॉर्म भी हम कर सकते हैं. वंस डेटा इज देयर, पावर बीआई आपको हेल्प करता है. अगेन हम पावर बीआई में जब आएंगे तो आपको पता चलेगा बहुत सारे जैसे कंपोनेंट्स है, पावर क्वेरी है, पावर पिवोट है ना, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो ट्रांसफॉर्म करने के लिए हेल्प करते हैं. विल लर्न अबाउट दैट आल्सो. ओके, नाउ डेटा एनालिस्ट क्या है? डेटा एनालिस्ट इज अ पर्सन और अ रोल स्पेसिफिकली who works on a raw data to optimize it, to make sure there is no issue in that data, to clear the problems, issues regarding missing values, outliers and so on and so forth. और डेटा आगे पास करता है BI वाले, ताकि BI क्या करेगा? जो कस्टमर का रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से, विजुअल से, जो ऑब्जेक्टिव से कस्टमर्स के, उसके हिसाब से, क्लाइंट के हिसाब से वो क्या करेगा? विजुअल्स बनाएगा, इनसाइट्स बनाएगा, आपको बताएगा डिटेल्स, आगे का पिक्चर बताएगा, बेसिकली स्टोरी टेलिंग. इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? Okay, is it clear for everyone? Yes, sir. Fine. Okay, again, okay. Okay, for Telugu, I don't know, okay, Swati ji, so I'm sorry for that, but Telugu मुझे नहीं आती है. Yes, if you say I'll speak in Hindi, that would be convenient for everyone. Okay, so अब BA क्या है? Now, when you understand DA and BI, now what about business analyst? Who is the person, or let's say what role does it works on? होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो, एक आपका फ्लोर है. अब फ्लोर में क्या है? एक पॉइंट से बी पॉइंट तक जो भी प्रोसेस ट्रैवल करता है, इट मे लेट्स से टेक 5 मिनट्स. कुछ प्रोसेस होते होंगे यहाँ पे, इट मे टेक्स 5 मिनट्स. नाउ कंपनी सेज वी नीड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, और लेट्स से वी नीड टू प्रोड्यूस मोर प्रोडक्ट्स देन एज अ रेगुलर. बीए क्या सोचेगा? बहुत सारे अलग अलग एक्सपेक्ट्स होंगे उसके, तो उसमें क्या सोचता है कि चलो मैं 5 मिनट की जगह 4 मिनट कर देता हूँ. From 5 minutes, I'll let's say reduce the time into 4 minutes, but only changing the time from 5 minutes to 4 minutes, reducing the time, that it will not work. Why not? Because if you'll see from A to B point, there would be lots of processes. 4 to 5 processes के अंदर बीच में कहीं work हो रहा होगा. So if you are reducing the time, which particular stage is getting hampered most of it, which particular let's say phase is getting more affected, everything has to be taken in account. Based on that, फिर क्या होगा? ये 5 मिनट से 4 मिनट में कर सकते हैं कि नहीं, ये कौन करता है? डिसाइड बिजनेस एनालिस्ट. व्हाई बिजनेस एनालिस्ट? नाउ जब हम कहते हैं बिजनेस एनालिस्ट, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग डोमेन की, द पर्सन हु नोज मैन्युफैक्चर
manufacturing process on specific that also. If you're talking about steel, तो स्टील कैसे होता है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, इफ ही नोज दैट देन ओनली ही विल बी अ गुड बिजनेस एनालिस्ट. अदरवाइज अगर उसको कुछ पता ही नहीं है, इफ ही विल थिंक कि भाई हाँ बिजनेस एनालिस्ट के रोल के लिए मैं अप्लाई करूंगा, तो इट विल नॉट वर्क. फॉर बिजनेस एनालिस्ट इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड कि आपका बैकग्राउंड उससे रिलेटेड हो. ओके, इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड बिकॉज द पर्सन शुड नो व्हाट एग्जैक्टली दैट बिजनेस इज. रिटेल में जाओगे तो रिटेल का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, सेल्स में जाओगे तो सेल्स का पता होना चाहिए, फाइनेंशियल तो फाइनेंस के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज इट इज नॉट ओनली टूल, इट इज व्हाट बिजनेस इज रनिंग ऑन. ओके, सो दैट इज डिफरेंस. नाउ बहुत सारे कंपनी में, जैसे मैंने आपको कहा, एज एन इनिशियल स्टेज जहाँ पे कंपनी स्टार्टअप हुई है, जहाँ पे कंपनी अभी स्टार्ट कर रही है रोल्स को, वहां पे आप बिजनेस एनालिस्ट के रोल को ही अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज वहां पे आपका रोल बहुत स्पेसिफिक नहीं होता है. वहां पे टूल्स है ना, जैसे किसी को अगर फाइनेंस का थोड़ा सा बैकग्राउंड पता है तो फाइनेंशियल एनालिस्ट करके वहां पे लग सकता है, एज एन इनिशियल स्टेज वहां पे वर्क कर सकता है. ओके, नाउ सिंस वी नो द डिफरेंस, नाउ लेट अस गेट अहेड. अब चलो रोल तो पता हो गया, अब बात आती है डेटा आपके हाथ में आने के बाद में करना क्या है. सो अगेन, whenever you have data in your hand, you should know that there are 4 different stages as the complexity changes with the step you take one by one ahead. Here, whenever we talk about this particular analytical approach, there are 4 different let's say approach, or let's say stages or types. कौन सा है उसमें? एक है डिस्क्रिप्टिव है, एक है डायग्नोस्टिक है, एक है प्रिडिक्टिव और एक है प्रिस्क्रिप्टिव. Now every stages what I have mentioned over here has relation with one another. Okay, it will always go from first stage to upward like this. It will move towards up in this way only. It will never go like this on other side. Never. This will not happen. Never. Now, why is it so? Let us understand that. Whenever you have a data, whenever you, let's say, get a data for your analytical aspects, what you will do, you'll first apply this stage. This stage means descriptive analytic stage. What does it mean? Or let's say, what does this particular analytical aspect means? This means that what has happened or what is happening. For example, आपके पास जैसे आप डॉक्टर हो, आपके पास में कोई पेशेंट आता है, पेशेंट के आने के बाद में आप क्या पूछते हो उससे? फर्स्ट क्वेश्चन आपका रहता है कि हाउ आर यू फीलिंग, ओके, व्हाट एग्जैक्टली प्रॉब्लम यू आर फेसिंग नाउ, यही पूछते हो ना. तो ये पूछ के क्या जानना चाहते हो आप? योर अंडरस्टैंडिंग, भाई आपके साथ क्या हो रहा है. लेट्स से इफ द पर्सन इज हैविंग एनी फीवर और एन अनइजीनेस, इज फीलिंग एन इलनेस, तो आप क्या बोलोगे कि अब सिंस वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम, इजंट इट, हम क्या पूछते हैं? हाँ सर आप बताइए क्या हो रहा है. तो ही में से मेरे जॉइंट्स पेन हो रहा है, मुझे खांसी आ रही है, आई एम फीलिंग लेट्स से सॉर इन माय थ्रोट एंड सो ऑन सो फोर्थ, जो भी क्वेरीज होंगे उसके बताएगा प्रॉब्लम्स. बेस्ड ऑन दैट, सिंस दोज आर सिम्टम्स, वो उसके साथ हो रहा है ना, व्हाट इज हैपनिंग विद हिम, दैट इज सिम्टम्स. बेस्ड ऑन दैट सिम्टम्स, अगेन एज वी आर फ्रॉम दैट डोमेन, आपको नॉलेज है, बेस्ड ऑन दैट आप क्या करोगे? अच्छा दिस सीम्स लाइक दिस प्रॉब्लम, तो आप बोलोगे ठीक है सर. नाउ व्हाट वी विल डू, विल डू अ स्मॉल टेस्ट, डायग्नोस करेंगे. आपका ब्लड सैंपल ले सकते हैं, सलाइवा ले सकते हैं, आपके नर्व्स चेक की जा सकती है, देयर कुड बी एन नंबर ऑफ प्रोसीजर्स फॉर दैट. तो आपने क्या किया? फर्स्ट यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, व्हाट इज हैपनिंग. आफ्टर दैट, व्हाई डिड दिस हैपन, यू आर सर्चिंग फॉर दैट, isn't it? So diagnostic, that's why first is descriptive, you understand the problem, then you will analyze why did this happen, ye kyun hua hai, that is second stage. After that, since you understand now ki the problem and why this has happened, then you will say that okay, based on this same scenario, or let's say based on the overall information that we have got, the predictive means the future is something like that. तो आपको पता चल जाएगा. अगर बंदे को बुखार है, ऑब्वियसली डॉक्टर क्या कहता है? दिस इज द मेडिसिन, टेक फॉर 2 to 3 days एंड आफ्टर दैट इफ यू डोंट फील गुड प्लीज कम बैक टू मी. तो उसने प्रेडिक्ट कर दिया ना कि यस एनी हाउ कुछ भी कर लो, 2 से 3 दिन तो बुखार रहने ही वाला है, इट विल बी देयर. नाउ आफ्टर 2 to 3 days प्लीज कम बैक इफ देयर इज एनी, इफ यू फील दैट ओके द प्रॉब्लम इज स्टिल गोइंग ऑन, अदरवाइज इट विल बी ओके. व्हाट यू हैव डन, you have predicted the issue. On prediction, you have given some medicines. What are that medicines? That medicines are prescriptive. This is how, not in a real life, but in all the data, okay, in all analytical aspects, this is how we move on. First, descriptive, diagnostic, predictive, and prescriptive.
every time and everywhere. This is how we follow. Okay, so you should remember this like d square and p square. Okay, some in some textbook or in some reference, they are considering these two as the same only, but this is how it goes on. As and how you move on towards the next stages, you will find that the complexity increases. Complexity increases because this is very at the initial stage. This is very easy. Why? Because मोबाईल बदलायचा आपण ग्लास काय ग्लास बदलून नसतं आपण Pritish, is there any query? Pritish Kamre? Pritish? Hello, Pritish? Okay, thank you. Okay, so this is how it works. Now complexity increases. Why? Because at initial stage, when we are dealing with the descriptive analytics, when we are searching the context of what exactly has happened and why it is happening, at this stage it's very easy. Why? Because the data is given and we have to search within that data. We don't have to go outside, isn't it? So it is very easy at this. But when you say about the diagnostic, you have to do some research, isn't it? If the data which is given is not enough to understand, you have to consider for previous data also. You have to check the same scenarios, or let's say same problems, how they have dealt with, how the same scenarios is available in outside the source which is given. Is there availability of the same scenario outside? You have to do and more search over there. So this is a bit complex. More records and more data could be there. In predictive, obviously, again, if this scenario is there, which is available, let's say if this scenarios happen, then what type of predictive measures have been taken? You have to again research more. You have to apply it more frequently. You need to understand more in depth. The speciality will require is this. You need to be a specialist in this if you are prescribing it. That means you have given through, or to say you have gone through lots of knowledge, lots of experiences in that field. Then only you can prescribe. Otherwise क्या होगा, छोटा सा गलती आप किसी को बताओगे, किसी को आप थोड़ा सा एडवाइस करोगे, if that person takes that and seriously and apply that, and if it not work, it will have a huge loss, isn't it? So complexity also does increases. यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने सिर्फ एनालिसिस करके बताना है कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है मुझे लगता है, विच इज वेरी इजी, बट क्यों हो रहा है, वो कब तक हो सकता है, क्या होगा, उसको प्रेडिक्ट करना, और अगर पता चला है तो क्या करना चाहिए. कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ते जाता है, और आपके ऊपर में ज्यादा से ज्यादा दबाव होता है. ओके, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स ऑन. सो हियर ये आपको पता चल गया अभी, दिस इज हाउ इट विल फ्लो. नाउ अब इसके आगे आपको कोई भी डेटा अगर हाथ में दे दिया जाता है, वंस यू हैव डेटा, तो डेटा आने के बाद में हमें कौन से स्टेप्स देखने होते हैं. वहां तो वैरायटी पता चल गया, अभी स्टेप्स कौन से होते हैं हमें जो फॉलो करना होता है. फर्स्ट स्टेज, जब कभी भी आपके पास में फर्स्ट स्टेज, अब प्रॉब्लम्स क्या है, क्या करना है डेटा के साथ में, डेटा जो आपको दिया है उसके प्रोसेस कैसे करना है, कैसे डिसाइड होता है. इट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ ऑब्जेक्टिव. इट ऑलवेज starts with objective. Yes, if the objective is not given, हम काम नहीं कर सकते हैं, because doing something which is not relevant, आपका टाइम जाएगा, आपका उसमें एनर्जी स्पेंड होगा, आपकी टीम वहां पे लगी रहेगी, काम कर रही होगी, बट एंड द एंड क्या होगा, उसका कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, which is irrelevant. So we always seek for objective. अभी ऑब्जेक्टिव आता कहां से? This objective is nothing but your clients, or let's say your end user issue, end user problems basically. ओके ये क्या है, ये आपके एंड यूजर का जो प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो होता है आपका ऑब्जेक्टिव. जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक बैंक का क्लाइंट आता है, एंड यूजर, और बैंक वाला आपको कहता है सर देयर आर रिसेंटली देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु आर गेटिंग डिफॉल्टेड. डिफॉल्टेड मतलब क्या है, सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी वो लेते हैं, बट एक सर्टेन पीरियड के बाद में 7 महीने 8 महीने के बाद में ना वो पैसे नहीं भरते हैं.
तो ऐसे केस में क्या डिफॉल्टर्स की अमाउंट बढ़ रही है, तो हम क्या करें ऐसे केस में? बहुत सारे लोगों का आंसर हो सकता है कि मत दो ना लोन, क्यों दे रहे हो? सी, दिस इज वेरी लेट्स से इजी वे। ये तो आपको कोई भी बताएगा, तो आपको बताने की प्रोबेबली शायद जरूरत भी नहीं, क्योंकि उसको पता है वो। इट इज वेरी इजी फॉर एनीवन टू अंडरस्टैंड दैट नहीं देना चाहिए। बट अगर इतना इजी होता एज अ डेटा एनालिस्ट, आप अगर हो जाते और इतना अच्छा आंसर या फिर इतना इजी आंसर दे पाते, तो आपके पास कोई नहीं आता, रादर डेटा एनालिस्ट का रोल ही नहीं होता। आपका वहां पे क्या होता है रोल, कि बिजनेस को रन भी करना है और उस इश्यू को रिड्यूस भी करना है। रिड्यूस इतना करना है कि ना हो, ये तो हमारा फैक्ट होना ही चाहिए, बट रिड्यूस करने के लिए क्या अप्रोच रखते हो, ये सोच के हमें आंसर देना होता है। देयर इज ऑलवेज सम कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट मतलब क्या? कंस्ट्रेंट ऑल्सो विथ कंस्ट्रेंट। ये कंस्ट्रेंट मतलब क्या है, मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दूं। दिस कंस्ट्रेंट मीन्स लिमिटेशंस। दिस कंस्ट्रेंट मीन्स लिमिटेशंस। लिमिटेशन मतलब क्या? आपके बैंक के पास में 5 लाख रुपए ही है और आपको लोन लेने के लिए कोई 10 लाख मांगता है, यू कैन नॉट गिव। दिस 5 लाख इज योर कंस्ट्रेंट। विद इन 5 लाख कोई अगर मुझे 1 लाख देता है, मैं दे सकता हूँ। कोई मुझे 2 लाख पूछता है, मैं दे सकता हूँ। कोई मुझे अगर फिर से 3 लाख पूछता है, मैं दे सकता हूँ। अगेन बैंक खाली नहीं होनी चाहिए, 5 लाख विल बी एंडेड। बट अगेन क्या है, इससे ज्यादा मैं दे नहीं सकता, ये मेरा कंस्ट्रेन है। 10 लाख नहीं दे सकता, इट इज आउट ऑफ माई रीच। तो हर एक चीज में कंस्ट्रेन होता है। कंस्ट्रेन मतलब क्या? अगेन सिर्फ क्लाइंट को नहीं, आपको भी होता है। जैसे आपने अगर कोई प्रोजेक्ट हैंडल के लिए लिया है, अब प्रोजेक्ट हैंडल के लिए लिया है, क्या होगा उसमें? आपको कुछ ना कुछ डेज होंगे ना, कि इतने दिन में, लेट्स से फॉर एग्जांपल 15 डेज में प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। इज इट पॉसिबल और नॉट? 15 डेज में अगर कंप्लीट करना है, इज इट पॉसिबल? ये आपका कंस्ट्रेन है। नहीं होता है तो आपको बताना होगा, नहीं होता है फिर कितना है, वो कंस्ट्रेन है। विद इन दैट डेज वी हैव टू कंप्लीट। कितने लोग लगेंगे आपको? isn't it 5 people in a one project is what required? Is it possible or not? ओके क्या इतना लगेगा कि नहीं? वो आदमी के सोर्स भी है, उसमें भी रिसोर्सेस में भी होता है कंस्ट्रेंट। कितना फीस लोगे आप? अब क्लाइंट के पास बोलते हैं, अरे सर मेरे पास तो 1 ही लाख में 1 ही लाख दे सकता हूँ प्रोजेक्ट के लिए। आप बोलोगे नहीं नहीं सर, वो तो 3 लाख का प्रोजेक्ट है, वो तो हो ही नहीं सकता है। तो 1 लाख कंस्ट्रेन है। वो आप बोलोगे सर 3 लाख होगा तो करो, नहीं तो मत करो। आंसर भी सही है। अगर पॉसिबल ही नहीं तो कैसे करोगे? बट अगेन ये 3 लाख के चक्कर में अगर आपने 1 लाख भी छोड़ दिया, तो क्या होगा? 3 लाख तो गया ही गया, 1 लाख भी नहीं मिला ना। मीन्स क्या है, आप 3 लाख को कुछ इस तरह से ब्रेक करो, या फिर छोटे छोटे स्टेप्स, या फिर जैसे आप जितना हाई क्वालिटी का आप लेट्स से मैनेज करने वाले हो सॉल्यूशंस के लिए, अगर उससे थोड़ा कम करके निगोशिएट करो ना। लेट्स से आप 2 लाख तक लेके आओ, कैसे कर सकते हो? तो वो भी थोड़ा आगे आएगा। ओके तो कैसे करना है? एवरीथिंग हैज कंस्ट्रेंट। आपने देखा होगा फिल्मों में, ये चेक पे साइन कर दिया, ये लो, हाँ जितना निकाले निकालो। ये फिल्मों में होता है, ये रियल लाइफ में नहीं होता है। इवन गिवन विद दिस 2 lakhs ऑल्सो, क्या करेगा आपको? हर एक 15 डेज का प्रोजेक्ट है, तो हर रोज आपको डे 1 से आपको क्या करना होता है? अपडेट करना होता है। डे 1 में क्या आपके एजेंडा से कंप्लीट हुए कि नहीं है, क्या हुआ है, उसमें से कौन सा हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है। एवरीथिंग हैज टू बी डिफाइंड। ये होता है आपका प्रोसीजर, ये होता है कंस्ट्रेन। एवरीथिंग हैज टू बी ट्रांसपेरेंट। तो आपको हमेशा पहले ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना है फर्स्ट स्टेज में। ये क्लियर होना चाहिए। ये क्लियर कब होता है? जब आपको बिजनेस के बारे में पता होगा तब। ओके बिजनेस के बारे में मतलब क्या? मैंने सिंपल कह दिया, हाँ भाई, जिसमें मैंने कहा ना कि बैंक बैंक में लोन आया है, डिफॉल्टर लोग हो रहे हैं, मत दो पैसा। फिर बिजनेस चलेगा कैसे? बिकॉज लोन इज वन ऑफ लेट्स से प्राइमरी एसेट्स ऑफ बैंक। एज अ बटर ब्रेड आप कह सकते हो, कि जहां से बहुत ज्यादा अमाउंट आता है इंटरेस्ट बेसिस में। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, वो नहीं छोड़ सकते। तो क्या करेंगे उसके लिए? तो उसके लिए होता है एक लेट्स एल्गोरिथम तो यूज करते ही है, बट उसके लिए पैटर्न आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा डेटा में, कि डिफॉल्टर होते हैं तो कब होते हैं लोग? 4 महीने के बाद में, 6 महीने के बाद में, या सर्टन पैटर्न है कुछ उसमें। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 5 लाख रुपए मांग रहा है, आप 5 लाख मत दो ना। आप क्या करो? बेस्ड ऑन हिज प्रीवियस पैटर्न एंड प्रीवियस डिटेल्स विच कैन बी इजिली अंडरस्टैंड, विच कैन बी डिसाइफर वेरी इजिली, बेस्ड ऑन जो इन्फॉर्मेशन होता है, कर सकते हैं उसको हम इसको। तो 5 लाख की जगह आप क्या करो, उसे 3 लाख ही दो। और वो जो बोल रहा है 5 ईयर के लिए, आप बोलो कि नहीं इतना तो नहीं दे सकते, हम 2 साल के लिए दे सकते हैं। मतलब क्या होगा? आपने अमाउंट भी कम कर दिया और टेन्योर भी कम कर दिया। उससे होगा क्या? आप इंटरेस्ट जो है ईएमआई वो आपको ज्यादा मिलेगा। तो ईएमआई ज्यादा आपको मिलेगा। और फॉर एग्जांपल वो अगर आपने पैटर्न देखा है कि वो हर बार 3 साल जैसे होता है, लास्ट के जो 2 साल है उसको पे नहीं करता, ये अगर पैटर्न है, तो स्टार्टिंग के 3 इयर्स को जहाँ पे वो लॉयल रहता है, उस समय आपका जितना भी उतना ईएमआई क्लियर कर दो।
इस तरह के लॉजिक्स, इस तरह के मेथड्स आपको यूज करके सोल्यूशन देना होता है, इसलिए तो उसको डेटा एनालिटिक्स कहते हैं। ओके, अदरवाइज क्या है, 50-50 करना है तो क्या करो, एक कॉइन ले लो, उसको टॉस कर दो, हेड आया तो दे देना, टेल आया तो मत देना, ये तो कोई भी करेगा। ओके, सो दैट इज नाउ हाउ डेटा एनालिटिक्स वर्क्स। आफ्टर दैट, वंस यू हैव डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, जब आपका ऑब्जेक्टिव डिफाइन हो चुका है, जब समझ चुके हो कि अब यहाँ आगे क्यों बढ़ना है, किस तरह से बढ़ना है, तो आपको उसी के हिसाब से डेटा भी कलेक्ट करना होता है। बिकॉज आपका अगर ऑब्जेक्टिव डिफाइन नहीं है तो क्या होगा, आपको जिस तरह से डेटा, जो भी डेटा दे दिया जाएगा आप उस पर वर्कआउट करोगे। बट क्या मुझे सबका सब डेटा, फिर उतना बड़ा डेटा लेने की जरूरत है क्या, उस पर वर्कआउट करने की जरूरत है क्या? अनवांटेड इंफॉर्मेशन गैदर करके क्या करूंगा मैं, जैसे बैंक का ही कंसिडर करूंगा। 4 रीजन है, कौन से रीजन है, ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड नॉर्थ। अब आपको एनालिसिस क्या करना है, सिर्फ ईस्ट रीजन का एनालिसिस करना है, लेकिन डेटा में वेस्ट भी है, साउथ भी है, नॉर्थ भी है। अरे फिर मुझे ये इंफॉर्मेशन क्यों दिया गया है? फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 लाख रिकॉर्ड्स है, टोटल 1 लाख रिकॉर्ड्स है, 1 लाख का अगर मैं सिर्फ ईस्ट में देखूंगा तो अगर 25-25 सब पे मैं परसेंटेज कर दूं तो सिर्फ 25% ही चाहिए था ना मुझे। कितना हो गया उसका, सिर्फ 25,000। इतना ही मुझे रिकॉर्ड चाहिए था, लेकिन मैं कितने डेटा में वर्क कर रहा हूँ, 1 लाख पे, अननेसेसरली वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एफर्ट्स। और उस पे भी क्या है, मैं जब किसी को भी डेटा शेयर कर रहा हूँ, अनवांटेड स्पेस मेरा डेटा में सेव हो रहा है। व्हाई आई एम डूइंग दिस, वी शुड नॉट डू दिस। तो ये कब डिसाइड होता है, जब तक आप ऑब्जेक्टिव अच्छे से नहीं समझ सकते, isn't it? तो ये होता है प्रोसेस। once you understand the objective properly, you will collect the data as per that requirement. okay, once you have the data, अब क्या होता है, डेटा को क्लीन करने की बारी आती है। अब क्लीन करना मतलब क्या, डेटा में कभी कभी ऐसा भी प्रॉब्लम्स आपने फेस किया ही होगा ऑब्वियसली, कि अगर डेट फॉर्मेट है तो डेट फॉर्मेट डेट की तरह नहीं वर्क कर रहा होता है, वो टेक्स्ट की तरह काम कर रहा होता है, विच इज अगेन प्रॉब्लम। नंबर्स दिए होते हैं पर नंबर्स को जब आप कोई फंक्शन लगाते हो काम ही नहीं कर रहा होता है, वो भी प्रॉब्लम है। ये कब होता है, जब आपका डेटा टाइप है ना, जैसे 1 2 3 है, लेट्स से ये एक ए कॉलम है और बी कॉलम है, लेट्स से ए बी सी। अब ये जो 2 कॉलम है आपके पास में, ये जो ए कॉलम है इसके अंदर क्या है, न्यूमेरिकल है ना, तो इसको न्यूमेरिकल कंसिडर करना चाहिए, डेटा टाइप को न्यूमेरिकल कंसिडर करना चाहिए। और इसको क्या करना चाहिए, एबीसी है तो ये टेक्स्ट करना चाहिए। नाउ सिस्टम ने फॉर एग्जांपल पकड़ लो, अगर इस न्यूमेरिक को कर दिया टेक्स्ट कंसिडर और इसको ठीक है एज इट इज कर दिया, प्रॉब्लम क्या होगा, आप इसमें कोई भी फॉर्मूला कोई भी आप लगाओगे तो काम ही नहीं करेगा ना। क्यों, इस कॉलम का जो डेटा टाइप है, जो सिस्टम ने, जो आपके टूल ने इस डेटा को कंसिडर किया है, उसको न्यूमेरिक कंसिडर नहीं किया है, उसको क्या किया है, हाँ भाई ए बी सी और 1 2 3 में कोई डिफरेंस ही नहीं है उसके लिए। तो ऑब्वियसली हम कभी भी ए प्लस बी प्लस सी करते हैं, कुछ आंसर क्या आता है आपको, एबीसी आएगा। अब एबीसी क्या है, ये थोड़ी कोई आंसर है, या तो फिर आंसर भी नहीं आएगा फंक्शन के साथ में। तो ये प्रॉब्लम होता है, क्यों, आपका रॉन्ग डेटा टाइप इंटरप्रिटेशन, वो आपको सॉल्व करना होता है। उसके बाद में हो सकता है कि कोई एक रिकॉर्ड है, वो बार बार नीचे मल्टीपल टाइम्स डुप्लीकेट हुआ होगा, वो भी नहीं चाहिए हमें। हो सकता है कि डेटा में मिसिंग वैल्यू। तो जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उन सबको क्लियर करना मतलब क्या है, आपका डेटा क्लीनिंग प्रोसेस। वो हम देखेंगे एक एक करके कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, वो हमें करना ही है, बिकॉज डेटा प्रोसेस इज समथिंग व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन, वही तो हमारा मेन एजेंडा है, इसी प्रोसेस को कंप्लीट करना। ओके, दैट व्हाट क्लीन डेटा मीन्स। वंस यू हैव दैट, अब आप क्या करोगे, सिंस डेटा इज क्लीन, अब क्या होगा, जो भी आप एनालिसिस करोगे उसका एक्यूरेसी प्रिसिशन हमेशा अच्छा रहेगा। मतलब जो भी आप डिसीजन लोगे उसके बेसिस में आपको आगे जाके उसका राइट आंसर ही मिलेगा, या फिर प्रिसाइज आपका नॉलेज है, प्रिसाइज आपका डिसीजन रहेगा, गलती होने की चांसेस कम से कम, कैलकुलेटेड रिस्क रहेगा। ओके, नाउ वंस यू हैव एनालाइज द डेटा, अब आपको क्लाइंट को शेयर करना है या सामने वाले को बताना है। अगेन आप पाइथन में भी कर सकते हो, आप माइस्क्ल में भी कर सकते हो, विजुअलाइजेशन की बात नहीं कर रहा मैं, एनालिसिस का। तो हर एक चीज सामने वाले को समझ में आएगा उस लैंग्वेज में, इज नॉट रिक्वायर्ड, इजंट इट? क्योंकि कॉमन पर्सन या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर बंदे को जिसको लैंग्वेज नहीं आता है या फिर वो टूल नहीं पता है, तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको उसके जनरल लैंग्वेज में करना होता है। तब हम आते हैं टैब, पावर बीआई, टैब्ल्यू जैसे टूल्स में, जहाँ पे विजुअलाइजेशन को इजी आप हैंडल कर सकते हो। दिस इज हाउ वी वर्क विथ एनी डेटा सेट और एनी प्रोजेक्ट following these stages. Is it clear, guys, everyone? Yes, sir. Yes, sir.
Yes. Anyone having any query? Yes, Adakshta. या अदक्षता आपका आपने हाथ निकाल दिया है शायद यस के लिए किया होगा ठीक है आई होप दैट वुड बी द रीजन ठीक है मूव ऑन अगर कुछ क्वेरी है तो पूछो ओके आई विल मूव ऑन नाउ उसी का थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पे है आपको प्रोसेस करने को यहाँ पे अंडरस्टैंड आ जाएगा ना ये भी आपको पता है फर्स्ट डेमो दिन मैंने आपको बताया कि डेटा रैंगलिंग क्या होता है डेटा क्लीनिंग क्या होता है डेटा माइनिंग क्या होता है सो इट्स नथिंग ओवर देयर ओके अब मेन चीज पे आते हैं कि डेटा आपके हाथ में आने के बाद में ओके व्हेन यू हैव अ डेटा ऐसे कॉलम्स होते हैं ओके स्टार्ट करने से पहले एक और चीज आपको बता दूं ये जितने भी डिटेल्स हैं डिटेल्स मतलब किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं व्हेन आई हाईलाइट दिस लेट्स से जैसे ये यहाँ से फर्स्ट रिकॉर्ड है ना ये जितना भी रिकॉर्ड है ये ऐसे जितने भी तो जितना भी डिटेल्स इस फर्स्ट रिकॉर्ड में होगा सेकेंड रिकॉर्ड में जितना भी रिकॉर्ड्स होगा थर्ड रिकॉर्ड में जितना भी होगा रो बेसिकली ना कहते हैं उसे रो कहते हैं ओके सो नॉर्मली क्या होता है रोज एक या मल्टीपल रोज उसको रोज को क्या कहते हैं अल्टरनेट उसका नॉमेनक्लेचर जो होता है नॉमेनक्लेचर में अल्टरनेटली उसको रिकॉर्ड्स भी कहते हैं ओके रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड्स मतलब क्या पूरा का पूरा रो एक पूरा रो मतलब ये उसका एक रिकॉर्ड है विच इज कंसिस्टिंग ऑफ x1 x2 x3 x4 ये आपका एक रिकॉर्ड है फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय आईडी 1 उसका पूरा हिस्ट्री पूरा डिटेल्स इज डिफाइन इन वन रिकॉर्ड ओके ऐसा होता है रिकॉर्ड जिसे रो और रिकॉर्ड ऐसा कहते हैं जितने भी यहाँ पे जितने भी आपके यहाँ पे देखो ये जो है x1 x2 x3 x4 ये क्या है दीज आर फीचर्स ओके इसको क्या कहते हैं फीचर्स फीचर्स नॉर्मली क्या कहते हैं हमसे कॉलम ओके कॉलम्स कहते हैं कॉलम या कॉलम्स फीचर्स इसी को कहते हैं वेरिएबल भी और इसी को कहते हैं डायमेंशन भी डायमेंशंस ओके ऐसे अलग अलग नाम है इनको इंडिपेंडेंट भी कहा जाता है इंडिपेंडेंट इनपुट्स कहते हैं और इनपुट्स नॉर्मली क्या होता है इंडिपेंडेंट होता है ओके इंडिपेंडेंट होते हैं और जितने भी रिकॉर्ड्स है उसको रोज रिकॉर्ड्स टपल ओके टपल भी कहते हैं अब बेसिकली आप देखोगे तो फीचर वेरिएबल और डायमेंशंस ऐसा नाम देने का रीजन क्या है फॉर एग्जांपल पकड़ लो एक सैलरी कॉलम है सैलरी उसमें लेट्स से 10K 20K 5K 8K 12K ठीक है इतना एक आपके पास में डिटेल्स है दोस आर ऑल थाउजेंड्स इन थाउजेंड्स केस नाउ ये जो इनपुट्स है अब इस इनपुट को फॉर एग्जांपल मुझे चेक करना है कि भाई ऑन एन एवरेज ओके ऑन एन एवरेज बोलो या फिर किसी भी एक एग्रीगेट फंक्शन के थ्रू अच्छा एग्रीगेट फंक्शन भी आपको पहले बता देना पड़ेगा ठीक एनी हाउ ये जो डिटेल्स है ये क्या है फर्स्ट पर्सन का सैलरी कितना है 10 है सेकंड पर्सन का कितना है 20 है थर्ड पर्सन का कितना है 5 है फोर्थ का कितना है 8 है फिफ्थ का कितना है 12 है ये कैसे डिसाइड होता है बेस्ड ऑन रिकॉर्ड्स इस फर्स्ट रिकॉर्ड में जो कोई भी इंफॉर्मेशन होगा वो किसका होगा फर्स्ट का रहेगा सेकंड में सेकंड करेगा दैट हाउ इट इज डिफाइंड ओके तो एक रिकॉर्ड जो ऐसे मल्टीपल कॉलम्स के साथ क्योंकि सैलरी एक कॉलम है दूसरा कॉलम हो सकता है तीसरा कॉलम हो सकता है एज हो सकता है उसका रोल हो सकता है मल्टीपल कॉलम हो सकते हैं तो जितना भी इंफॉर्मेशन है वो एक टपल की तरह होता है टपल मतलब क्या होता है आपको पता चलेगा बट दिस इज हाउ इट इज कॉल्ड ओके ये डेटा तो 10,000 ये जो वैल्यू है सैलरी इसको अगर जानना है अंडरस्टैंड करना है तो आप मल्टीपल चीजों से जैसे x1 में एज होगा एज लेट से उसका 30 होगा तो 30 एज का क्या सैलरी है 10,000 है हो सकता है रोल लेट से डीए का भी सैलरी क्या है 10,000 ऐसे मल्टीपल बेसिस में क्या हो सकता है आपको डेटा को ब्रेक करने को मिल सकता है अब ब्रेक करना मतलब क्या सैलरी कॉलम है इस सैलरी कॉलम को आप कैसे ब्रेक कर रहे हो रोल के हिसाब से तो रोल के हिसाब से क्या होगा जितना भी डीए वाले होंगे सबके सब एक क्लस्टर बनेंगे और उनका आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन इजंट इट तो उसको कहते हैं डायमेंशन बिकॉज यू हैव वन न्यूमेरिकल कॉलम
and when you are breaking that column into different categories, there it comes dimensions. Okay, dimension कहते हैं उसे. अगेन आपने सुना होगा 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन. यस, इट इज सेम. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक चार्ट है. दिस इज व्हाट अ चार्ट इज. ओके, लेट्स से एक्स एक्सिस में आपका इनपुट है. इनपुट में क्या हो सकता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट व्हीकल एंड इट्स एवरेज. ओके, इन दैट एस्पेक्ट ये वाई और ये एक्स है. वाई में आपका माइलेज है, एमपीजी जिसे कहते हैं माइलेज, वो है. और यहाँ पे क्या है आपका स्पीड हो सकता है. ये क्या है आपका पावर हो सकता है गाड़ी का. वेट गाड़ी पे आपने कितना दिया हो सकता है. तो ऐसे डिफरेंट इनपुट्स हो सकते हैं एक्स के. अब आप मुझे बताइए स्पीड बढ़ने से माइलेज क्या होता है. reduce, ओके, सो इट वुड बी लाइक दिस. पावर बढ़ने से क्या होता है. increase in the speed, नहीं, माइलेज रिलेवेंट टू माइलेज. it will decrease eventually. अगेन इट विल डिक्रीज. वेट बढ़ाने से क्या होगा. Increase in the power and lower mileage, resulting in lower mileage. वेट बढ़ाने से इंक्रीज इन पावर. हाँ यस, अगर वो लाइट वेट रहेगी तो पावर कम लगेगी इंजन को खींचने के लिए गाड़ी. माइलेज कम होगा. ओके, नाउ Yes. द थिंग इज ओवरऑल आपने यहाँ पे देखा तो क्या है, सब चीजों में माइलेज कम हो रहा है. ना माइलेज फॉर एग्जांपल हो सकता है कि किसी पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल से ये पॉइंट पे अच्छा माइलेज मिल रहा है, नीचे आते आते कम माइलेज मिल रहा है. तो हो सकता है कि शायद यहाँ जहाँ पे एवरेज माइलेज किसी का 50 था स्टार्टिंग में, रिड्यूस होते होते 20 तक आए. तो आप देख सकते हो कि एक माइलेज जो कॉलम है ये क्या है, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज है. इस न्यूमेरिकल वैल्यू को आपने कैसे ब्रेक किया, स्पीड के हिसाब से किया, पावर के हिसाब से किया, वेट के हिसाब से किया. तो अगर ग्राफ में डालोगे, अब फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैंने सिर्फ एक ग्राफ किया है, लेट्स स्पीड और इतना है, तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा. अगर मैं उसमें थर्ड डायमेंशन डालूंगा पावर वाला, तो क्या होगा, वो आपको एक अदर डायमेंशन जेड डायमेंशन में मिलेगा. बस मैं एक और ऐड करूंगा तो क्या होगा, उसका परपेंडिकुलर. ऐसे करते करते आपका डायमेंशन बढ़ते जाता है. दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ डायमेंशन. इज इट क्लियर. Guys, is it clear? Yes. क्या सबको समझ में आ रहा है. Yes, sir. Yes, sir. Okay, there are 2 people only who's okay, so they are replying. बाकियों का हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या है. ओके, ठीक है. Now, अब ये जो कॉलम होता है, ये जो रिकॉर्ड्स होता है ना, तो फॉर एग्जांपल किसी कॉलम को हम कैसे डिसाइड करें कि नहीं कॉलम, या दक्षता बोलिए ना. यस, दक्षता. दक्षता, एनी क्वेरी. आपका हाथ 2 बार ऊपर आया था, बट अगेन आपका माइक काम नहीं कर रहा है या क्या हुआ, कुछ क्वेरी है क्या. Okay, I'll move on. If you feel anything again, please feel free to ask. Okay, तो कोई भी कॉलम का पहले हमको फाइंड क्या करना है कि वो डेटा टाइप या फिर कौन से डेटा में फिट होता है ना. कौन से डेटा में फिट है मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई वो न्यूमेरिकल है, कैटेगोरिकल है, कैसा है. बिकॉज व्हेन वी स्पेसिफाई कि भाई वो टेक्स्ट है, लेट्स से वो नंबर है ना, जब हम बात करते हैं नंबर डेटा की, तो नंबर भी क्या होता है, 2 हिस्सों में डिवाइड होता है. एक होता है फ्लोट या डेसिमल जिसे कहते हैं, और एक होता है इंटीजर जिसे हम होल नंबर कहते हैं नॉर्मली. 1 2 3 लाइक दिस. एंड फ्लोट मतलब क्या है, 1.2 2.3 3.5 ना, ऐसे लाइक दैट. सो डेसिमल जहाँ पे कंसिडर किया जाता है तो इज फ्लोट. और ये नंबर ही है.
नंबर को ही अलग देखिए, अगेन कॉम्प्लेक्स भी होता है यहाँ पे इमेजिनरी नंबर 3J और 3I, इन जो इन इंजीनियरिंग के बंदे हैं उनको 3I से पता होगा। सो लाइक दैट, तो इमेजिनरी नंबर वहां पे भी होता है। तो हम किसी भी टूल के हिसाब से, ओके हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, किसी भी टूल के हिसाब से नहीं आइडेंटिफाई कर रहे कि भाई डेटा किस तरह का है, कैसा डेटा टाइप है, नॉट, वी आर नॉट, वी आर आइडेंटिफाइंग वंस यू हैव अ डेटा, तो वो डेटा का स्ट्रक्चर कैसा है, वो कौन से डेटा टाइप, कौन से डेटा टाइप में फॉलो होता है, ये हम जनरल वे में बात कर रहे हैं, किसी टूल को रेफरेंस लेके नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि अगर मैं पाइथन में लूंगा तो पाइथन में क्या है, 3 ऑप्शन न्यूमेरिकल को मिल जाएगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा, अच्छा नंबर है तो कौन से इसमें जाता है, ऐसा स्पेसिफाई करना पड़ेगा। सो मैं किसी टूल के रेफरेंस में नहीं जा रहा हूँ। इन अ जनरल व्हेनेवर वी हैव अ डेटा, तो वो डेटा टाइप कैसे होता है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। नॉर्मली ऑन अ सरफेस देखोगे तो उसको डिस्क्रीट और कंटिन्यूस, ये दो चीजों में डिवाइड किया जाता है। डिस्क्रीट मतलब क्या, होल नंबर, जिसे इंटीजर भी कहते हैं। होल नंबर मतलब क्या, 1 2 3 4। अब ये नंबर कहाँ पे यूज होता है, फॉर एग्जाम्पल क्वांटिटी, क्वांटिटी करके कॉलम है आपका, तो क्या होगा, हाँ भाई किसने कितना प्रोडक्ट लिया, किसने 2 लिए, 3 लिए, किसने 2 लिया, किसने 4 लिया, किसने 15 लिया, वहां पे कभी भी आपको इसे 5.5 नहीं आएगा, नेवर, इजंट इट। अब कंटिन्यूस डेटा, कंटिन्यूस डेटा मतलब क्या, किसका पैकेज, ओके लेट्स से सैलरी है, पैकेज है, ईयरली पैकेज, तो क्या होगा, हाँ भाई किसी का हो सकता है 7.2 हो, किसी का 10.3 हो। मैं तो चाहूंगा कि हमारे बैच में जितने भी मिनिमम 7 हो और मैक्सिमम 10 15 20 कर देते, 20.3 किसी का ऐसा हो, तो इस तरह के नंबर्स होंगे, इजंट इट। तो ये क्या है आपके पैकेजेस है, अगेन पैकेजेस 7.2 क्यों नहीं हो सकता है, तो दिस एक्सेप्टेबल ना। सो इफ नंबर इज कंसिस्टिंग ऑफ एनी डेसिमल वैल्यू, जैसे वेट है, फॉर एग्जांपल वेट क्या है, लेट्स से 70.230, क्या ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ऑब्वियसली है भाई, क्यों नहीं है, वेट हो सकता है ऐसा 70.30, यस 70 kg 30 ग्राम्स हो सकता है, विच इज एक्सेप्टेबल, ये आता है कंटिन्यूस डेटा में। टाइम, अभी टाइम किया हुआ है 8:30 हो रहे हैं, ये क्या है, एक्सेप्टेबल है, विच इज यस। मगर अगर मैं आपको पूछूं भाई हमारे बैच में कितने लोग हैं, अभी कितने सेशन में कितने लोग हैं, अब कोई मुझे बोलेगा सर 10.5, ये क्या होता है बेमीनिंग, इजंट इट। इसका मतलब ये थोड़ी कि हाँ सर ये तो मैंने आपको गिनती किया है, मतलब आप हो लेकिन आप पार्टिसिपेंट नहीं हो इसलिए मैंने आपको 0.5 पकड़ा है, अरे दिस डजंट मेक एनी सेंस। ओके, सो इस तरह का काउंट जहां पे अगर आप कोई डेसिमल वैल्यू यूज करते हो पर वो कोई सेंस नहीं करता है तो कंटिन्यूस नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब इससे होता क्या है, इससे होता क्या मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल 1 और 2 एंड 1.0 एंड 2.0, अब इन दोनों के बीच में ये एक, यार ये एक, इनके दोनों के बीच में मुझे डिफरेंस ऑफ यूनिट बताइए, कितना डिफरेंस ऑफ यूनिट यहाँ पे, 1. ओके, एंड इन द सेकंड सिनेरियो, Infinite, you can say. एग्जैक्टली इनफाइनाइट, 1.0000 चलते रहो चलते रहो चलते चलते रहो, एन नंबर ऑफ नंबर्स आ गया, इनफाइनाइट। अब इसका रिलेवेंट कहाँ होता है, इसका प्रॉब्लम या फिर इसका कंसर्न कहाँ आता है, जैसे आप कभी ग्राफ बनाओगे, अब ग्राफ में मुझे ये बताना है कि लोगों ने, कस्टमर्स ने हमारे सबसे ज्यादा, अगर मेरे शॉप में आते तो ऐसा कौन सा क्वांटिटी है, क्वांटिटी मतलब क्या, क्वांटिटी का कॉलम है, ओके, और उस क्वांटिटी कॉलम में जैसे 3 4 3 2 1 3 ऐसे नंबर्स है, ओके, तो क्वांटिटी बेसिस में सबसे ज्यादा क्वांटिटी कौन सा है जो नॉर्मली जाता है, या फिर नॉर्मली जो उस क्वांटिटी के हिसाब से लोग लेके ही जाते हैं सामान, वो कौन सा है। तो ऑब्वियसली आप देखोगे कि मैं 1 2 3 4 ऐसा लिखूंगा, 1 क्वांटिटी कितना है, एक ही है, 2 क्वांटिटी कितना है, एक ही, ये भी एक ही है, 3 क्वांटिटी कितना है यहाँ पे, 3 है, 1 2 3 यहाँ पे, 4 क्वांटिटी कितना है, एक ही है। तो ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, क्या बना, लाइन, स्ट्रेट, ये ऐसे, ये ऐसे। मगर यही चीज, ओके यही चीज अगर मैं कंटिन्यूस डेटा के हिसाब से बनाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी का वेट, ओके वेट कैलकुलेट करके, हेल्थ केयर का डोमेन का कोई हो, इसमें आपने वेट कैलकुलेट किया होगा आपके पेशेंट्स का, तो वेट कैसे होगा, लेट्स से 2.2 तो नहीं होगा कोई, बट लेट्स से 40.5 30.5 अगेन 55.2, मतलब हर समय क्या आपको पॉइंट में मिलता जाएगा। उससे होता क्या है, व्हेन यू क्रिएट अ ग्राफ, योर ग्राफ विल बी कर्व, ऐसे स्मूथ कर्व आएगा, ऐसे कर्व करके,
कर्व क्यों आता है देखो बताता है। बिटवीन 1 या अभी 1 तो नहीं है, फॉर एग्जांपल 30 मिनिमम पकड़ लेते हैं, 30 से लेके 40 के बीच में बहुत सारे, क्योंकि डेसिमल्स में है ना पॉइंट, तो क्या होता है नंबर ऑफ अकरेंस होने के चांसेस ज्यादा है। उससे क्या होता है पॉइंट छोटा 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 पास में होता है और ऐसे कर्व आता है, रादर देन यहाँ पे लाइन आएगा, यहाँ पे कर्व आएगा। ये क्लियर है कंसेप्ट? Yes, sir. Yes. Okay, so remember that whenever you have a discrete data, you will always follow with this line charts where it will be let's say एकदम gradient होगा। Gradient मतलब like this, up and down. Whereas when there's a continuous data, okay, नंबर में तो आपको हमेशा ऐसे कर्व मिलता जाएगा, कर्व, कर्विश, वो कहीं भी हो, ऊपर नीचे कैसे भी, बट देयर विल बी मोर कर्व इन योर डेटा। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन अब उसके अलावा जब क्वांटिटेटिव के बाद आप आते हैं तो आता है क्वालिटेटिव। ओके, क्वालिटेटिव में क्या आता है? नॉमिनल डेटा, ऑर्डिनल डेटा, बाइनरी डेटा एंड सो एंड सो फोर्थ। क्या होता है मैं बताते जाता हूँ। अब नॉमिनल डेटा के बारे में पहले आपको बताता हूँ। फर्स्ट जो पॉइंट है, लेट्स से वी हैव सीरियल नंबर, ओके, एंड वी हैव लेट्स से सेल्स डेटा। सेल्स में कहीं फर्स्ट रिकॉर्ड में था तो 10, अगेन थाउजेंड्स में करते इसे, 10,000 हुआ। फिर सेकेंड डे में लेट्स से 20 हो गया, थर्ड डे में थोड़ा सा बीच में हो गया समवेयर, फोर्थ डे में लेट्स से ठीक ठाक था, फिफ्थ डे में लेट्स से पता नहीं क्या हुआ, बारिश आई होगी तो कम सेल्स हुआ, सिक्स्थ डे में लेट्स से इट वाज गुड, इट वाज लेट्स से 12 के अगेन। तो इस तरह के सेल्स हुए हैं। ओके, यहाँ पे सीरियल नंबर से। नाउ पहले मैं आपको एग्रीगेट फंक्शन क्या है वो बताता हूँ, क्योंकि ये उसी पे अप्लाई होगा। एग्रीगेट फंक्शंस, एग्रीगेट फंक्शंस। नाउ हाउ मेनी ऑफ यू नो एग्रीगेट फंक्शंस का मीनिंग क्या है, फिर कौन से होते हैं? जैसे सम, एवरेज, मीडियन, अगेन मीन इज सेम। जनरल लैंग्वेज में एवरेज कहते हैं, स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज में से मीन कहते हैं। मैक्स, मिनिमम, count, count distinct, again same goes with that. Variance, standard deviation, unique, again बहुत सारे, so and so forth. Okay, चलता रहेगा वो। तो क्या आप सब लोगों को, या फिर क्या आप लोगों को ये पता है what exactly this means? वो पहले बताओ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, एक और चीज, Yes, sir. ओके, एक और चीज प्रोबेबली शायद होंगे अपने बीच में कोई ऐसे स्टूडेंट्स या फिर कोई पार्टिसिपेंट्स होंगे जिनका ये बैकग्राउंड कभी नहीं था और जिनको कभी नहीं सुना है। नाउ I'm really let's say I'll appreciate people who are there who doesn't know these things but still they are here to study that or let's understand that. So demotivate मत होइए और do not think यार कैसे क्वेश्चन पूछो। ओके, here no one knows anyone, मैं भी नहीं जानता आपको, आप भी मुझे नहीं जानते। ओके, सो मेक श्योर कि आप थोड़ा ओपन होइए। अगेन ओपन होइए मतलब ऐसे नहीं कि कुछ भी इररिलेवेंट चीजें हो जाए, बट जो भी टॉपिक है, जो भी डिटेल्स है, अगर नहीं पता है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोले कि सर नहीं पता है, पता है तो बोले कि हाँ पता है। बी ओपन। नहीं बताओगे तो क्या होगा, मैं ऐसा समझूंगा कि आपको पता है और मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन आपको नहीं पता होगा तो आगे जाके प्रॉब्लम होगा। और अगर आपको नहीं पता है तो नहीं पता बोल दो, क्या पता शायद उसके बेसिस में आपको दो चार चीजें और समझ में आ जाए। ओके, सो बी ओपन इन आवर सेशन। ठीक है, डिस्कशन मोड पे रहेगा, डिस्कस करेंगे तो ज्यादा नॉलेज शेयर होगा। अगेन आई आस्क, is there anyone who does not or do not know anything about this aggregate functions? Is there anyone? No, sir. No means you don't know or you know. I don't know, sir. Okay, very fine, no problem, बता देता हूँ, no issue। देखो, जब मैं बात कर रहा हूँ सम की, सम को टोटल कैसे कंसिडर कर लो, सम मीन्स टोटल। ओके, नाउ सम हियर मीन्स मैं सीरियल नंबर को ऐड करूंगा तो क्या होगा, ऐड करते करते आओगे तो आपको यहाँ पे 21 आंसर मिलेगा। 21 ये उसका सम है। कैसे मिला? 2 + 1 + 3 + 4 + 5 एंड +6, देयर यू हैव 21 आंसर। ये हो गया सम। सम की तरह ही एवरेज भी होता है, मीडियन भी होता है, मैक्स भी होता है, मिनिमम भी होता है, ऐसे कैलकुलेट करते हैं।
अच्छा, इसको फंक्शन क्यों कहा जाता है? जैसे नॉर्मली जब हम एडिशन करते हैं तो क्या करेंगे, मैं ऐसे लिखूंगा ना 1 + 2 ऑब्जर्वेशंस, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑब्जर्वेशंस, ओके, 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ये आपका आंसर आएगा 21। ये क्या है? ये ओल्ड मैथमेटिक्स या फिर इस तरह से मैथ्स को कैलकुलेट करके आंसर देते हैं, ये आंसर है। फंक्शन क्या करता है? इट इज प्री डिफाइंड। प्री डिफाइंड मतलब इसको बता दिया गया है। जब कभी भी मैं फंक्शन का नाम यूज करूंगा और आपने मुझे अगर इस तरह का एक सेट दे दिया, सेट मतलब क्या है, अगर आपने मुझे से ये एरे या फिर एक इनपुट दे दिया, ओके, एक भी दे सकते हो, मल्टीपल भी दे सकते हैं, तो मैं क्या करूंगा, अपने आप आपको उसका टोटल करके दे दूंगा, ये उसका काम है। तो उसका नाम क्या है? फंक्शन का नाम सम करके, ओके, ये उसका नाम है, तो करके दे देगा। ये एक मेथड है, इसको कहते हैं फंक्शन। नाउ विद दिस फंक्शन, आप जैसे अभी आपने सम यहाँ पे यूज किया है। अब मुझे एक बात बताइएगा, ये सम करने के बाद में आपको जो आंसर 21 मिला है, इसका कोई यूज है क्या? अब आप बोलोगे यूज मतलब सर किस तरह का यूज, वो भी तो बताओ। लेट मी एक्सप्लेन दैट ऑल्सो। आपने जब एडमिशन लिया था डेटा एनालिटिक्स के लिए, तो आपने कुछ चीजों को रिसर्च किया होगा ना। उसमें आपने रिसर्च किया होगा, देखो, एवरेज सैलरी ऑफ अ डेटा एनालिटिक्स पर्सन who is around let's say 8 लाख और 10 लाख, हमारे बैच में तो 8 लाख 10 लाख मिनिमम आता ही है, लेट्स से 8 लाख और 10 लाख के बीच में था। ये आपने रिसर्च किया कि भाई एवरेज सैलरी इतना है। लेकिन आपने ये भी जाना होगा, किसी को 20 भी मिलता है, किसी को 7 भी मिलता है, किसी को 30 भी मिलता है, किसी को 15 भी मिलता है। अगेन देयर विल बी मेनी, लेट्स से देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु विल थिंक कि नहीं मुझे 7 चाहिए। देयर विल बी मोस्ट ऑफ द पीपल हु विल थिंक कि भाई 15 चाहिए। और कोई होगा वो कहेगा नहीं नहीं, 15 नहीं ना, मैं 20 एक्वायर कर सकता हूँ, वेरी कॉन्फिडेंट पीपल। तो इस तरह से आपके कैटेगरीज बनते होंगे, ओके, आपके बीच में ही, आपके ही बीच में। मगर यहाँ पे 8 लाख कहाँ है भाई? यहाँ तो कहीं भी 8 लाख नहीं है। तो 8 लाख सुन के जब आप यहाँ पे आए थे, ये कैसे हुआ? यू एडेड ऑल द सैलरीज, आपने एवरेज निकाला उसका, आपने क्या किया, इन सबको ऐड किया। ऐड करने के बाद में फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 है, ओके। अब जब आपने इसको जो भी एक्स वैल्यू उसको डिवाइड बाय 4 किया, तो आपका आंसर आया 8 लाख। ये आंसर है, ओके। तो इस आंसर मिलने के बाद में जब आपने आंसर निकाला 8 लाख, तब आपको लगा हाँ यार ये सही है, ओके। मतलब 20 ना मिले, 7 भी ना मिले, बट 8 लाख तो मिलने के चांसेस है। करेक्ट है? सबका यही थॉट था। यस सर। अच्छा, सिर्फ एक ही बंदे ने इतना सोचा था, बाकी किसी ने कुछ सोचा नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो एक्सेप्ट Yes, करने में sir. इतना क्यों हिचकिचाना भाई? है तो है भाई, ऑब्वियसली। एट द एंड ऑफ द डे मैं भी जब घर जाता हूँ तो ये सोच के जाता हूँ कि भाई मेरा पेमेंट मिलेगा मुझे। सैलरी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्यों इतना शर्मा रहे हो इसको एक्सेप्ट करने में? किया है ना एक्सेप्ट, यही सोचा है ना? Yes, sir. भाई Yes, sir. ओके। Yes, sir. जब Yes. ओके जब आप लोगों ने एवरेज देख के, चलो हम इस रोल में आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे, तो एवरेज यहाँ पे क्या बताता है? आपने क्या किया, जितने भी सैलरी है उन सबको इकट्ठा किया और उसमें से एवरेज निकाला। एवरेज निकालने के बाद आपको पता चला कि ओके, दैट वैल्यू इज वन ऑफ अ वैल्यू विच हैज द मोस्ट प्रोबेबिलिटी टू अकर। क्या है वो? दैट हैज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, दैट हैज द मोस्ट प्रोबेबिलिटी विच विल अकर अगेन। करेक्ट? ये चीज आपने फोकस किया था। तो एवरेज निकालने से क्या होता है आपको पता चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी बिजनेस को भी अटेंड करते हो, और बिजनेस अटेंड करने के बाद में आपको क्या पूछते हो कि भाई कितना आपका सेल्स हुआ? नहीं, ऐसे नहीं पूछते। आप क्या पूछते हो? भाई एवरेज सेल्स क्या चल रहा है आपकी कंपनी का? अच्छा, अच्छा, एवरेज प्रॉफिट क्या चल रही है कंपनी की? अच्छा, इस कंपनी में एवरेज सैलरी क्या है लोगों का? ओके, अच्छा, ये कंपनी में एवरेज ईयर ऑफ लेट्स से प्रमोशन करने के बाद में एवरेज सैलरी कितना मिलता है, फिर एवरेज हाइक कितना होता है, ये हम पूछते हैं ना। व्हाई इट इज ऑलवेज एवरेज? बिकॉज क्या करता है वो, पूरे के पूरे वैल्यूज को एग्रीगेट करके एक ऐसा वैल्यू आपको रेफर करता है विच विल बी प्रोबेबिलिटी विल बी मोर, अकरेंस में सबसे ज्यादा, और उसके कहीं ना कहीं होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दैट इज एवरेज। अब यहाँ पे तो लॉजिकल है, आपने जो क्वेश्चन पूछा उसके हिसाब से अगर आपको एक एवरेज वैल्यू मिलता है विच इज यूजफुल ना। अगर मैं यहाँ पे सेल्स निकालूंगा, लेट्स फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एवरेज निकालता हूँ। अब एवरेज का फॉर्मूला क्या है बताओ गाइस? Addition divided by number of. Exactly. Adding all the observations. Okay.
adding addition of observations divided by number of observations. याद रखिए, ओके, एडिशन ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब जितने भी आपके यहाँ पे वैल्यूज हैं उन सब का पहले क्या करना है, आपको ऐड करना है. ओके, क्या करेंगे हम यहाँ पे ऐड करने के लिए? 10 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 5 प्लस 12. ओके, ये आपका ऐड करोगे. ऐड करने के बाद में कितने ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5 6. वी हैव 6 ऑब्जर्वेशन. जो कोई भी आपका आंसर आएगा वो रहेगा आपका एवरेज. एवरेज को ही कहते हैं मीन. ओके, उसको हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह से. ये है म्यू का सिंबल. क्लियर है गाइस? यस सर. अभी ये Yes, जो भी yes. म्यू आएगा, किसने आंसर निकाला? 64. 64 तो सम होगा ना, एवरेज. हाँ सर. एवरेज 64 है. नो सर, सम. 74 सर. ठीक है, 74 तो सम होगा ना. एवरेज क्या? एवरेज डिवाइड बाय 6 भी करो ना. 12.33. हाँ, 12.33. देखो, कभी भी ध्यान रखना एक और चीज, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के बीच में ही आपको हमेशा मिलेगा. ओके, उससे कभी एक्सीड नहीं करना चाहिए एवरेज. ये भी ध्यान रखिएगा. ठीक है, क्या हो गया? तो 12.33 आपको आंसर आया. अब अगर मुझे कोई पूछता है, अरे आपका फॉर एग्जांपल 6 दिन में ओके एवरेज सेल्स क्या था? भाई ये है 12.33. हाँ, दिस मेक सम सेंस. ये लॉजिकल है. इसका मतलब मैं समझ सकता हूं कि आगे आने वाले 6 दिन में भी मैं ये कमाई कर सकता हूं. दैट इज वेरी मच गुड. बट मुझे बताइए कि ये जो कॉलम है इसमें मैंने जो सम निकाला है 21 करके, इसका क्या यूज है, या फिर इसका क्या इंपॉर्टेंस है, या फिर वो एनालिसिस करके क्या मुझे कोई लाभ होगा, उसका कुछ यूजफुलनेस है? बताइए. यस गाइस? नो सर. करेक्ट है? नहीं है? ओके, क्यों नहीं बताता हूं. देखो, फॉर एग्जांपल एक सैलरी का कॉलम ले लो. अब सैलरी कॉलम में फॉर एग्जांपल किसी को 10,000 होगा, किसी को 50,000 होगा, किसी को 20,000 होगा, किसी को 5,000 होगा, किसी को 25,000 होगा. अब मैं अगर इसका सम करता हूँ, सम मतलब सम है ना, एग्रीगेट हम करते हैं. सम करके लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे आंसर आएगा 5 5 और 10. यहाँ पे 5 और 10 3 5 5 10 16 11. ओके, अब ये जो आंसर है 110 जो अमाउंट मुझे मिला है, ये 110 क्या बताता है? ये जो मेरा सम है, अगर मैं ओनर हूँ कंपनी का तो मैं क्या बोलूंगा? अरे भाई मुझे 1,10,000 रुपए जो है ना, ये कैसे भी करके ना मुझे सेव करने होंगे, मेरे अकाउंट में रखना ही पड़ेगा, सैलरी अकाउंट में. उससे क्या है, क्योंकि मेरे जितने भी एम्प्लॉयज उनको जाने वाला है. हाँ, ये लॉजिकल थिंग है, क्योंकि मुझे इतना मेंटेन करना पड़ेगा, पेमेंट देना है लोगों को तो देना पड़ेगा. आगे मैं दूसरा एग्रीगेट करता हूँ, लेट्स से एवरेज. अब एवरेज के लिए क्या करूंगा? मैं इन सबको ऐड करूंगा, और कितने हैं? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 है, डिवाइड कर दूंगा. डिवाइड करने से क्या होगा? 5 दूनी 10 और 22. ये आएगा 22 आंसर. तो मतलब मुझे ये पता चलेगा कि ओके, ऑन एन एवरेज कोई भी अगर मेरी कंपनी में आएगा तो अगर मैं सैलरी देना चाहूँ तो किसके अराउंड देना चाहिए? 22,000 के अराउंड में दे सकता हूँ. या उसको भी पता होगा कि मुझे मिलेगा तो 22,000 के अराउंड मिलेगा. यूजफुल है. मगर यही चीज अगर मैं यहाँ पे अभी एवरेज भी निकाल दूं इस कॉलम का, 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 6 ऑब्जर्व, सॉरी एडिशन करना पड़ेगा, 21 डिवाइडेड बाय 6 करूंगा, क्या होगा? यहाँ पे 3 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा आंसर. तो ये जो एवरेज आ रहा है, क्या ये कोई मुझे यूजफुल इंफॉर्मेशन दे रहा है क्या इस टेबल में, सीरियल नंबर में? नहीं. नहीं. नहीं दे रहा है. वेरी करेक्ट. अब एक और मैं No, यहाँ पे यूज sir. करता हूँ. हाँ, अब मैं एक और यूज करता हूँ फंक्शन, वो है काउंट. अब अगर मैं काउंट फंक्शन यूज करता हूँ सीरियल सैलरी में भी और सीरियल नंबर में भी, तो यहाँ पे यूजफुल है. क्यों? कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मेरे में है, यहाँ पे 5 आंसर आएगा. कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरे पास में, वो 6 है. ये दो के लिए मैं यूज कर सकता हूँ काउंट को. सो इफ यू कंपेयर इन सैलरी कॉलम, इन सेल्स कॉलम,
देयर आई कैन यूज मल्टीपल एग्रीगेट फंक्शंस। सम करूंगा तो भी एडवांटेज है, एवरेज करूंगा तो भी है, मीडियन करूंगा तो भी है, मैक्सिमम सेल्स क्या हुआ था, मिनिमम सेल्स क्या हुआ था, ऐसे नंबर ऑफ कॉल एग्रीगेट यूज करता हूँ, मल्टीपल एग्रीगेट फंक्शन, तो मुझे आंसर मिलता है, वो मेरे लिए यूजफुल है। मगर यही मैं जब बोलता हूँ सीरियल नंबर पे, तो वहां पे एक ही काउंट या फिर काउंट के रिलेटेड में जो है वही मेरे लिए यूजफुल है। तो आप यहाँ पे इजीली समझ जाओगे कि सेल्स पे एनालिसिस करना मेरे लिए बेटर है रादर देन सीरियल नंबर पे। यहां तक क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इस तरह का कॉलम जहां पे आपको एनालिसिस करने के बाद, फिर इतने सारे नॉलेज या फिर जितने भी आपको अप्लाई करने के बाद में जहां पे आंसर जो मिलता है उसका रेलेवेंसी बहुत कम होता है या फिर उसका यूजफुल ही नहीं होता है, तो उसको कहते हैं नॉमिनल डेटा। एम आई क्लियर विद दिस? Yes. Yes, sir. ओके। और बाकी का जो है ऑप्शन, जैसे आप मल्टीपल एग्रीगेट फंक्शन यूज कर रहे हो, उसको ऑर्डिनल, बाइनरी में तो दो ही होता है, इंटरवल और रेशियो डेटा में कंसीडर कर सकते हो। मैं इसके बारे में भी बताऊंगा कि इसको कैसे डिफरेंशिएट और कैसे करना है, बट इन नॉर्मल वे हम उनमें कंसीडर कर सकते हैं बिकॉज दोज आर हैविंग मोर इंफॉर्मेशन रादर देन वन फंक्शन। ओके, नाउ सेड दैट, अब हम आते हैं ऑर्डिनल पे। ऑर्डिनल मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल, आपके टेबल में, आपके कॉलम में लेट्स से रोल करके एक कॉलम है जहां पे मैनेजर रोल एक है, असिस्टेंट एएसएम मैनेजर रोल के एक है, देन टीएल करके एक है, देन एग्जीक्यूटिव्स करके एक है, और ठीक है ऐसे करके। अब मैनेजर का सैलरी अलग होगा, ओके, एक्स, इनका x2 होगा, इनका x3 होगा, इनका x4 होगा। अब यहाँ पे अगर आपको कभी एनालिसिस करना रहा या फिर एनालाइज करना रहा डेटा को, तो आप एनालाइज करते समय क्या करोगे? बिकॉज फॉर टीएल यू हैव टू एनालाइज डिफरेंटली, फॉर असिस्टेंट मैनेजर यू हैव टू एनालाइज डिफरेंटली अगेन। तो यहाँ पे प्रायोरिटी भी आप दोगे, प्रायोरिटी वाइज भी एनालिसिस। तो क्या होगा? पहले मैनेजर का करेंगे, फिर असिस्टेंट मैनेजर, फिर टीएल। मतलब क्या है, आपके डेटा में, आपके कॉलम में एक पर्टिकुलर ऑलरेडी एक क्या है, ऑर्डर है, हायरार्की है। ओके, बाय डिफॉल्ट हायरार्की है। जैसे जेंडर कॉलम, अब जेंडर कॉलम में मेल और फीमेल होगा, अब ऑब्वियसली मेल फीमेल में कोई हायरार्की नहीं होता है, इजंट इट? तो यहाँ पे वो लॉजिकल नहीं है। मगर जब रोल की बात होती है, पोजीशन की बात होती है, ओके, तो वहां पे मैनेजर फर्स्ट होता है, फिर असिस्टेंट मैनेजर होता है, फिर टीएल होता है, फिर एग्जीक्यूटिव। इस तरह से अगेन डिपेंड ऑन विच टास्क इट इज बीन परफॉर्म। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको कोई एरर आता है आपके टास्क में, तो आप मैनेजर को थोड़ी कॉल करते हो, आप आपके पहले कलीग से डिस्कस करते हो, अरे ये प्रॉब्लम आया कैसे होगा। अगर वो बोलते कि नहीं यार ये आपको किसी आईटी वाले प्रोफेशनल से बात, तो आईटी में भी रोल्स होते हैं कि भाई जो इशू या एरर हैंडलिंग करता है, टिकट रेस करके, ऐसे एक एक करके होता है, डायरेक्ट मैनेजर में नहीं जाते। तो वहां पे क्या होता है, आप एक रोल को डिफाइन करते हो। तो एनी डेटा विच इज कंटेनिंग एनी टाइप ऑफ रोल और हायरार्की इन अ डेटा, इट इज कॉल्ड ऑर्डिनल डेटा। इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay. Yes. एंड बाइनरी में हमेशा ध्यान रखिएगा 0 1 दो ही आउटपुट होते हैं। 0 1 मतलब क्या है? फॉल्स, ट्रू, It यस, is a नो, true. लाइक दैट। ओके, तो बाइनरी मतलब दो ही। इंटरवल डेटा मतलब, अब इन, अच्छा, अब इन सब में यहां से 1 से लेके 1 2 3 4 5, इन 5 के बारे में बात कर रहा हूं मैं पहले। तो इन पांचों में सबसे ज्यादा प्रेफर्ड या फिर सबसे ज्यादा यूज्ड जो डेटा टाइप होता है वो होता है रेशियो। फिर उसके बाद आता है इंटरवल। अब इसका अगर आप हायरार्की देखोगे बेस्ड ऑन इट्स यूजफुलनेस और बेस्ड ऑन इट्स रिक्वायरमेंट, तो फर्स्ट है रेशियो, सेकंड है इंटरवल, ओके, देन थर्ड, एंड देन फोर्थ। बाइनरी वैसे ज्यादा यूज नहीं होता है, सो इट्स लेफ्ट आउट। इस तरह से वे सबसे लीस्ट रिक्वायरमेंट होता है ये नॉमिनल का, यूज नहीं किया जाता या फिर नॉर्मल इसको यूज ही नहीं करते। इस तरह से सबसे ज्यादा प्रेफरेबल होता है रेशियो, एंड अगर रेशियो नहीं है तो इंटरवल में जाते हैं। अब ऐसा क्या है इन दोनों में जो इन दोनों को इतना प्रेफर किया जाता है? लेट अस अंडरस्टैंड दैट। ओके, नाउ व्हेनेवर वी टॉक अबाउट इंटरवल डेटा मतलब उसका नाम से पता चल गया आपको कि भाई दोनों एक इंटरवल के बीच में है। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट टेम्परेचर बेस्ड ऑन लेट्स से अ पर्टिकुलर रूम, एक पर्टिकुलर रूम है, हमें उसको ऐसे 4 पॉइंट है, उस 4 पॉइंट के बेसिस में टेम्परेचर माप
टेम्परेचर मेजर करना है कितने दिन के लिए, फॉर 5 days। ऑब्वियसली एक ही रूम है, आप उसे 5 दिन करोगे तो क्या होगा, एक इंटरवल के बीच में आएगा। हो सकता है 20 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही हो, इसमें रेंज होगा। तो अगर पांचों के पांचों दिन इन तीनों के बीच में ही आपको वैल्यू आया तो इंटरवल डिसाइड हो गया ना। तो अगर आप कोई भी एनालिसिस करोगे, जो कि भी एनालिसिस करोगे, इस रूम के अलावा कहीं भी और जाके करोगे तो क्या होगा, इंटरवल चेंज होगा। क्या होगा, इंटरवल चेंज होगा, आपका एनालिसिस फॉलो नहीं होगा। So your analysis is relevant, or let's say that analysis is up to a particular certain demography, certain interval, certain place, certain range, और certain एक border के basis में ही define होता है। Analysis क्या कर रहे हो आप, सिर्फ एक interval के basis में ही कर रहे हो, which as the demography change or as the value changes, your analysis will also change. Why? Because 20 के जगह कल जाके 40 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में आप इसको यूज करोगे तो ये काम नहीं करेगा। योर एनालिसिस विल बी डिफर इन दिस टेम्परेचर, ऑब्वियसली बिकॉज टेम्परेचर चेंजेस, आपका एनालिसिस चेंज हो गया। इसे कहते हैं इंटरवल। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Again, we'll discuss further in interval and ratio data again for tomorrow. So I'll end up our session over here today and then we'll come back again tomorrow. Okay. Same time 7:30. Please make sure within 5 to 10 minutes आप ज्वाइन हो जाए, ज़्यादा लेट मत कीजिएगा। Okay. Thank you. Good night. Take care. Good night, sir. मैं आपको ये जो PDF है आपको WhatsApp पे शेयर कर रहा हूँ। Okay. तो मेक श्योर कि उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। Yes, sir. और कोई नए कैंडिडेट जो है, ओके, जिनको कुछ डाउट्स है, जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम सेशन वगैरह ज्वाइन किया, प्रोसेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अदरवाइज सबके डाउट्स अगर क्लियर होंगे प्लेसमेंट के नॉन ऑल तो आप लेफ्ट कर सकते हो। यस, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो। किसी को भी प्लेसमेंट प्रोसेस के रिगार्डिंग जिन्होंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, जिनको पता नहीं है कि हमारा फी स्ट्रक्चर क्या है, हम प्लेसमेंट कैसे प्रोवाइड करते हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं शुभम हूँ, हार्बर में प्लेसमेंट ऑपरेशंस वगैरह हैंडल करता हूँ, तो आप पूछ सकते हो। Yes, sir. Can you please explain us about that? ओके, रोहित ना, आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन Yes. कर रहे हो रोहित? Yes, yes. ओके, आपका पीओसी कौन था, आपका किसके साथ कांटेक्ट वगैरह हुआ था? एक मिनट, मुझे नाम देखना पड़ेगा। तृप्ति के साथ हुआ था। तृप्ति के साथ, ओके। चलेगा, उन्होंने जनरल इंफॉर्मेशन बताई है, फी स्ट्रक्चर वगैरह क्या है? हाँ बताइए, लेकिन बाकी थोड़ा और जानना चाहता इसलिए। हाँ, तो आप पूछिए, जो आप पूछोगे, जो आपके डाउट्स है, वो जो पूछोगे वही उसके ऊपर ही मैं आंसर दे पाऊंगा ना। पूछिए ना, क्या इंफॉर्मेशन चाहिए आपको? वही मतलब टीचिंग प्रोसेस कैसा रहेगा, रिकॉर्डिंग्स का मिलेंगे या नहीं, या फिर ओके, फीस का कैसा रहेगा? चलेगा। देखिए कि हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये अभी जो आपके सर जिन्होंने आपकी ट्रेनिंग आपको सेशन प्रोवाइड किया, दीपक सर है, वो आपके मेंटर रहेंगे। ही इज अ वर्किंग प्रोफेशनल एंड एज वर्क एज अ डेटा साइंटिस्ट। ओके, ये आपका सेशन अभी लेंगे आज से। ओके, रेगुलर बैच शुरू हो चुके हैं, 3 मंथ्स का सेशन रहेगा ये। ओके, डेली 1.5 आवर के लिए रहेगा, 7:30 से 9 PM तक। और इसके रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहते, कुछ मिस होता है तो आप वो कवर अप वगैरह कर सकते हो। ओके, राइट। इस 3 मंथ्स के ड्यूरेशन में 2.5